नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, लेकिन निवेशकों के मन में इसे लेकर कई सवाल उठते रहते हैं और सही जवाब पाने की कोशिश में वो और उलझ जाते हैं। बस यही आपकी मदद करेगा म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। निवेश चाहे खुद के लिए कर रहे हो या फिर बच्चे के लिए, निवेश की प्रक्रिया में आप कहीं भी कभी भी उलझते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमसे सवाल करें, हम एकदम आसान शब्दों में आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े हर सवाल के जवाब देंगे। बस आपको करना ये है कि हर दिन शाम में 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ना है जी बिजनेस पर। चलिए शो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के शो में क्या खास है। पॉकेट मनी से अगर निवेश करना चाहते हैं तो कैसे करें शुरुआत, देखिए आज शो में। बच्चों के लिए कैसे और कहां करें निवेश, ये आपको आज हम बताएंगे। साथ ही इंटरनेशनल फंड में निवेश है कितना फायदेमंद, ये जानेंगे आज के म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है शो में। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे, वैभव पाठक। वैभव जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, हमने एक IDBI फोकस का शेयर लिया था, मतलब वो म्यूचुअल फंड लिया है। तो मैडम उसकी एने भी नहीं बढ़ रही है। अच्छा, कब लिया है आपने, कब शुरुआत की है? ये मैडम स्टार्टिंग में ही लिया था मैंने 2017 में। अच्छा, जब शुरू हुआ था तभी लिया था NFO में? जी। अच्छा, ओके। और ये जो इन्वेस्टमेंट है आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, राइट? जी, मैं फादर के लिए कर रहा हूँ। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 49 या 59? 59, राइट। हाँ। तो अभी आपके पास और आपने लिखा था कि ये उनके रिटायरमेंट के लिए है, जब वो 70 साल के हो जाएंगे तब आप वो इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट? जी जी जी। तो 11 साल आपके हाथ में और है। फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी नहीं कहेंगे उसे। हर्ष बताइए, एक तो पहली बात ये पढ़ के और इनसे बात करके अच्छा लगा कि अपने पिताजी के लिए ये निवेश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सोच है ये, तो इसके लिए बधाई। आप बताएं कि ये IDBI फोकस्ड फंड NFO में लिया था, परफॉर्मेंस हमने कहा नहीं अच्छा है, क्या करना चाहिए? स्वाति, अगर हम बात कर रहे हैं इसे दो पहलू में, एक है कि ये जो कॉन्सेप्ट 59 इयर्स की उम्र में वो 70 साल के लिए अपने पिताजी के लिए जमा कर रहे हैं। सो रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट आइडियली ये होता है कि 59-60 में हम रिटायर हो रहे हैं, उस समय जो हमारे पास पैसे आते हैं वो पैसे हमें कोई सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रखने चाहिए ताकि उस पे हमें रेगुलर इनकम मिलती रहे और कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। सो पहले कॉन्सेप्ट एकदम सही है कि आप यूजुअली रिटायरमेंट के बाद रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और रेगुलर इनकम आपको चाहिए और कैपिटल प्रोटेक्शन भी चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि आज जो हमारे खर्चे हैं एट द एज ऑफ 60, जो हमारे खर्चे हैं वो शायद हमारे इंटरेस्ट इनकम या कोई भी रेगुलर इनकम से फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट आगे जाते हुए घटने वाले हैं और हमारे खर्चे बढ़ने वाले हैं। सो ये जो मिसमैच होगा ये 70 साल की उम्र में 10 साल बाद हमेशा एक प्रॉब्लम आएगी कि जब आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे लेकिन इनकम घटती रहेगी। सो 60 की उम्र में सब ठीक चल रहा है, लेकिन 70 की उम्र में हमें दिक्कत वापस आ सकती है। मुझे लगता है कि इनके पिताजी का ये सिर्फ इकलौता निवेश नहीं है, उनके लिए नहीं होगा। ये शायद इनका जेस्चर है एक अपने पिताजी को थैंक यू कहने का कि आपने मेरे लिए इतना किया तो मैं कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से 11 साल अगर इनके पास वक्त है और 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये वक्त तो इक्विटी निवेश के लिए ठीक है, राइट? एब्सोल्युटली। सो पॉइंट यही मैं आ रहा था ये बताने के लिए कि जब आप एक रिटायरमेंट के बाद का भी एक टाइम सोचिए कि एक 10 साल के बाद आपको फिर से एक लमसम की जरूरत पड़ेगी जो आपकी इंटरेस्ट इनकम जो घट रही है उसको रिप्लेनिश करने के लिए। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आप इक्विटी फंड में कर रहे हैं वैभव, वो अच्छी बात है। आपने फंड का जो सिलेक्शन किया, एक फोकस्ड कैटेगरी का फंड लिया है। फोकस्ड कैटेगरी होती क्या है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 25 से 30 कंपनियों का ही स्टॉक का पोर्टफोलियो बनता है, उसमें 40-50 कंपनियां नहीं होती। तो उसमें फंड मैनेजमेंट की जो स्किल्स होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने सिलेक्शन किस बेसिस पे किया है। सो हमारा रिकमेंडेशन फोकस्ड कैटेगरी में ये रहता है कि फंड मैनेजमेंट टीम को देखिए, उनका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए,
ये देखिए कि उन्होंने स्टॉक सिलेक्शन किस बेसिस पे किया है। सो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये बात सही है कि आपका जो अंडर परफॉर्मेंस आपको आईडीबीआई फोकस्ड फंड में दिख रहा है उससे आप निराश हैं। सो पॉइंट सिंपल है, यहां से आपको अभी स्विच आउट कर लीजिए। अभी भी आपके पास 11 साल है, सो कोई पॉइंट नहीं है इसी साथ कंटिन्यू करने के लिए। जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है प्लस जो आगे की एसआईपी जा रही है, पूरा आप स्विच आउट करके एक दूसरे फोकस्ड फंड में चले जा सकते हैं जो है एक्सिस फोकस्ड इक्विटी फंड। इसमें जब आप स्विच करेंगे, जो आपके 2 साल के इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी किए हुए हैं, आपको अगर कम रिटर्न मिला है लेकिन कोई भी अगर कैपिटल गेन्स हो रहा है तो उस पर आपको टैक्स भी लगेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि इस फंड से पूरा निकल के आप एक्सिस फोकस्ड इक्विटी फंड में चले जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, आगे जाते हुए अगर आप और कोई फंड अपनी पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं तब आप एक मल्टी कैप फंड की सोच सकते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ओके, पहली बात तो पहला सवाल मेरा यहाँ पे कि फोकस्ड फंड ही क्यों, अगर आप स्विच करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये फोकस्ड में सेबी की जो रीकैटेगराइजेशन आई थी, सर्कुलर आया था 2 साल पहले, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो ये मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही डाल सकते हैं पैसे, लेकिन इनको बताना होगा कि वो 30 स्टॉक्स ये लार्ज कैप लेंगे या मिड कैप लेंगे, वो शुरू में ही बता देना होगा। तो अगर ये जो है आईडीबीआई फोकस 30 इक्विटी फंड ये एक लार्ज कैप वाले स्टॉक्स में डाल रहा है पैसा, तो ये एक नॉर्मल लार्ज कैप से अलग कैसे होता है? सो जो लार्ज कैप, कोई भी एक लार्ज कैप फंड या मल्टी कैप या कोई भी दूसरी कैटेगरी का हम स्कीम देखते हैं जो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, यूजुअली उसमें आप देखेंगे कि करीबन 40 to 50 कंपनीज आ जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी इतना बड़ा है कि आप उसमें सिलेक्शंस करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन आप करना चाहेंगे। सो इसके दोनों पहलू हैं। अगर आप ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो ऑब्वियसली रिटर्न्स भी उस लिहाज से थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो फोकस्ड कैटेगरी फंड में आपको थोड़ा ज्यादा नुकसान देखा जाएगा एज कंपेयर टू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 40-50 कंपनीज, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फोकस्ड कैटेगरी में है। और फोकस इतना भी बुरा नहीं है, 30 कंपनीज आर गुड इनफ। आई मीन डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और अगर हम एक्सेस फोकस्ड फंड की बात कर रहे हैं, फंड मैनेजमेंट भी अच्छा रहा है एंड वो उनको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उन्होंने ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट। और जैसे मैंने लास्ट में कहा कि अगर और कोई फंड जोड़ रहे हैं तब ये अगर मल्टी कैप लेते हैं तो उनमें मिड और स्मॉल कैप का भी फ्लेवर थोड़ा आ जाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ 2000 रुपए का है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ खोने या का इतना डर नहीं है जितना हम बहुत बड़ी रकम। मेरा वही सवाल था कि वाई फोकस्ड, क्यों नहीं लार्ज कैप, तो वो आपने जवाब दे दिया। तो वैभव, आपका जो अभी जो फंड है आईडीबीआई फोकस 30 इक्विटी, परफॉर्मेंस की आप बात करते हैं, आपने सही कहा कि इसका जो रिटर्न है सिंस लॉन्च अगर देखिएगा 2017 में ही लॉन्च हुआ है तो सिर्फ 1.73% है। हालांकि 2 साल या 3 साल ही हुए हैं, लेकिन स्टिल देख के मायूसी जो हो रिटर्न को वैसा ही दिख रहा है यहाँ पे। वही एक्सेस फोकस 25 मल्टी कैप फंड है, ये 2012 में लॉन्च हुआ है और रिटर्न सिंस लॉन्च 16.56%। हालांकि सिर्फ रिटर्न एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि भाई मेरे फंड ने मुझे कमाकर कितना दिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ईमेल पे एक सवाल आया है हमारे पास दिगू माली जी का। दिगू माली जी ने ये जानना चाहा है कि किसी छात्र के लिए, स्टूडेंट है अभी, निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए और क्या इंडेक्स फंड से शुरुआत करना अच्छा होगा? मिनिमम अमाउंट की जहां तक बात है, आजकल तो कुछ फंड्स ऐसे भी हैं हर्ष जो 100 रुपए का भी निवेश करना SIP अलाउ करते हैं। जी हाँ, तो आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज 500-1000 रुपए का, मतलब 100 की जो SIP है वो चुनिंदा फंड हाउसेस देती हैं। बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन 500-1000 तो आपको और ज्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके हाथ में। सो जो सवाल है कि एज अ बिगिनर, अगर कॉलेज स्टूडेंट है, ये अच्छी बातें समझते हैं कि निवेश करना कितना जरूरी है और फायदे क्या है, और कॉलेज स्टूडेंट की उम्र से अगर शुरू करते हैं तो ये मानिए कि जब उनकी एक्चुअल सैलरी आने लगेगी तो जब तक इतनी अच्छी तरह इन्हें ये हेड स्टार्ट मिल चुका होगा कि अपनी सैलरी का एक अच्छा हिस्सा सेव करेंगे और सही जगह पे करेंगे, तो आगे जाते हुए इनका पोर्टफोलियो कितना अच्छा बन सकता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप 500-1000 रुपए से शुरू करते हैं तो आई थिंक दैट इज रीजनेबली गुड। नहीं होता है तो 100 रुपए से जितना है उतने से शुरू करें, 100 से भी आप शुरू कर सकते हैं। और यस, इन्होंने एक और चीज अच्छी कही कि इंडेक्स फंड से क्या शुरू करना चाहिए। सो वेल, हमेशा हमने कहा है कि इंडेक्स फंड एक कैटेगरी है जो एक
सीजन्ड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए लोगों के लिए है। तो आप अगर शुरुआत कर रहे हैं 500,000 से अगर शुरू कर रहे हैं तो एक सिर्फ इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में अगर आप रखते हैं तो आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। और फंड मैनेजर सिलेक्शन, कौन सी स्कीम, ये चीज से आपको कोई टेंशन नहीं होती। सो इंडेक्स फंड यस, अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद। और एल्स एक दूसरा जो हम कहते हैं कि आप अगर थोड़ा और सेफ चलना चाहते हैं इन दैट सेंस, तो आप हाइब्रिड फंड ले सकते हैं, जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं। तो आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड फंड ज्यादा सेफ होगा इंडेक्स फंड से? इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि उसमें थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर कम होता है एज कंपेयर टू कंप्लीट इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में 100% इक्विटी फंड। और आइडियली स्पीकिंग अगेन कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, हम लंबी अवधि के लिए अगर कर रहे हैं तो इक्विटी में मुझे ये डाउट लगता है कॉलेज के स्टूडेंट्स लंबी अवधि के लिए शायद निवेश ना करें। हो सकता है करें क्योंकि उनका नंबर नहीं है हमारे पास, उनसे बात नहीं हो पाती है। लेकिन जब मेरी बात होती है इस एज ब्रैकेट से, तो वो उनका हमेशा होता है कि अगले 2 साल में या तो बाइक खरीदनी है या कहीं घूमने जाना है। वो उस चीज को दिमाग में रख के निवेश करते हैं। तो मैक्सिमम नजरिया जो होता है वो 3 या 4 साल का होता है, उससे ऊपर वो एज ब्रैकेट उतना लंबा खींच नहीं पाता। अगर वो टाइम होराइजन सिर्फ 2 या 4 साल का है तब इक्विटीज में आप निवेश नहीं कर सकते। सो ये एक पॉइंट बहुत क्लियर कर लेना चाहिए कि आप कितनी अवधि के लिए कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे जाके कोई, जैसे आपने कहा कि कोई बाइक खरीदनी है या हाई एंड मोबाइल फोन खरीदना है, हॉलिडे पे जाना है, तो आप ये पैसे इक्विटी में नहीं लगा सकते। ये वही पैसे लगेंगे जो आप एक लंबी अवधि के लिए अपनी आदत बनाने के लिए, एक हैबिट फॉर्म करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना, सीखने के बारे में करना चाहें तो इक्विटी में आएंगे। नहीं तो आपको डेट का रुख करना होगा। ओके, तो अगर 5 साल से कम का नजरिया है तो आप डेट में जाएंगे? एब्सोल्युटली। 5 साल से कम के लिए इक्विटी में कुछ ऑप्शन नहीं है, इवन हाइब्रिड में भी नहीं है? वेल एक्चुअली अगर देखा जाए कि ये स्पेसिफिकली सेव कर रहे हैं खर्चे के लिए, अगर एक खर्चा करना ही है तो उसमें आप इक्विटी एक्सपोजर ना लें, बेटर है। क्योंकि कोई कारण से मार्केट अगर नीचे ही रहा, कंटिन्यूअसली नीचे रहा, और ये इनका पहला इन्वेस्टमेंट है, सो पहला एक्सपीरियंस अगर बुरा हुआ कि जब तो पैसे, उसके बाद फिर होगा कि दोबारा इक्विटी में जाना ही नहीं है। जस्ट क्यूरियस हर्ष, ये तो छात्र है, इन्होंने निवेश करने का सोचा, आपने किस एज में निवेश करना शुरू किया था? वेल अगर कॉन्शियसली अगर मैं ध्यान करने की कोशिश करूं, सो आई थिंक मैंने कॉलेज में जब पॉकेट मनी मिलती थी, आई वाज आल्सो डूइंग यू नो इंटर्नशिप इन दैट सेंस। तो इंटर्नशिप के जो पैसे होते थे वो भी थोड़ा जाने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉलेज के टाइम में मैंने म्यूचुअल फंड में शुरू नहीं किया था। चलिए कोई नहीं, लेकिन आपने बचाना शुरू कर दिया था जब आप कॉलेज में थे। खर्चे कहाँ लगते थे वो एक अलग मैटर है, वो जाता कहाँ था। चलिए दिगु माली जी, अगर आपका नजरिया 5 साल से ऊपर के निवेश का है तो जो हमने आपको फंड रेकमेंड किया है IDFC निफ्टी फंड, आप उसको चुनेंगे। अगर उससे कम का है तो आप नाम बता देंगे किसी फंड का? वेल लो ड्यूरेशन या शॉर्ट टर्म फंड जो है कैटेगरी आप उठाएंगे, वो बेटर रहेगा। चलिए, तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। मैं हूं स्वाति और मेरे साथ बने हुए हैं हर्ष रूंगटा, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ हमारे दर्शक सनी जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से फोन पे। सनी जी नमस्ते, बताइए, आपका मेल हमारे पास है। आप 30,000 रुपए आपने निवेश किया है एक मुश्त मिरर एसेट लार्ज कैप में, राइट? जी मैम। और 2 साल से आप ABSL 96 में 3,000 रुपए की SIP चला रहे हैं और मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 5,000 की SIP है। जी। ओके, सो आपके सवाल क्या है इस पे जुड़े हुए? पोर्टफोलियो कैसा है ये जानना चाहते हैं, इसके अलावा क्या? इसके अलावा 80,000 पर एनम मैं PPF में डिपॉजिट करता हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, एंड एक LIC है 25,000 अप्रोक्सीमेटली पर ईयर जो मैं देता हूँ। अच्छा, तो माय टारगेट इज अराउंड 4 crores बाय द एज ऑफ 58। ओके, तो कौन से प्लान्स पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा टू अचीव दिस? माय करंट एज इज 34। तो ये जो पूरे पैसे आप निवेश कर रहे हैं, 58 का आपने टारगेट रखा है, तो ये मान के चलना सेफ होगा कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं? यस। और ये सारे जो जितने भी निवेश हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के काम आने वाले हैं? नहीं मैम, अलग अलग टारगेट्स है, बट ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर निवेश कर रहा हूँ मैं 4 crore 58 की ईयर्स के एज पे टारगेट करके चल रहा हूँ। ओके, और आप साथ ही फीडर फंड्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, करेक्ट? जी हाँ जी। तो एक्चुअली मैंने फ्रैंकलिन फीडर US अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में पढ़ा था, तो जस्ट एक
इंफॉर्मेशन लेना था कि फ्रॉम अ रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव ये फंड्स कैसे होते हैं, इज इट टू इन्वेस्ट और नॉट। ओके हर्ष, पोर्टफोलियो बुरा नहीं कहेंगे, फंड सिलेक्शन ठीक है, अच्छा है, आपकी क्या राय है इस पे? सो वेल एब्सोल्युटली राइट कि अगर हम देखें टैक्स सेविंग स्कीम है, एक लार्ज मिड कैप कैटेगरी का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और लमसम के रूप में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो बाय एंड लार्ज जो स्कीम सिलेक्शन है वो कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरीज भी अलग अलग हैं, सो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है इन दैट सेंस। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये था सनी जी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, 2 स्कीम्स आपने मिराई की ली है। सो वेल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों स्कीम्स अच्छी हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम ये मानते हैं कि जब आपके पास इतने सारे फंड मैनेजर्स हैं, अलग अलग फंड मैनेजर्स हैं, हर फंड मैनेजर जो है वो एक अलग टाइप की एक्सपर्टीज लेके आता है। सो जब हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम अलग अलग लोगों के साथ उनकी एक्सपर्टीज ले सकते हैं, सो कोशिश हम ये करते हैं कि जितना हम अलग फंड हाउस के साथ भी निवेश करें, हमें एक अलग टाइप का एक रिटर्न मिलने की, एक अलग टाइप की एक्सपर्टीज मिलने की हमारे पास एक पॉसिबिलिटी खुल जाती है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ कैटेगरी में नहीं बल्कि फंड हाउसेस के बीच में या फंड मैनेजर के साथ भी होना जरूरी है, क्योंकि हर फंड मैनेजर का हम देखें ना स्वाति, तो अल्टीमेटली है इंडिविजुअल्स, हर आदमी के एक बायसेस होते हैं कि इनको कोई चीज पसंद होती है, कि इनको किस कैटेगरी में एक्सपर्टीज होती है, तो वो पोर्टफोलियो भी आप देखेंगे ना वैसा ही बनता है। सो हम देखते हैं कि अगर आपको एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का लेना था और एक आपको लार्ज कैप लेना था, तो आप क्यों ना दूसरे 2 अलग फंड हाउसेस में लें, ताकि आपको डिफरेंट फंड मैनेजर्स एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट आपको उनकी सर्विसेज मिल रही हैं। हालांकि कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि आपने जो अभी लिया है वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ आगे जाते हुए अगर कोई और फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं तो कोशिश करके दूसरे फंड मैनेजर्स की भी एक्सपर्टीज लेने की, फायदा लेने की कोशिश करें। सो ये आपके पोर्टफोलियो की बात हुई कि जब तक आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू करते रहें, इंक्लूडिंग द टैक्स रिलीफ वाला जो आप कर रहे हैं 96 आदित्य बिरला 96 कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यू करें। एक ऑब्जर्वेशन और है कि आपने कहा कि 24 इयर्स फ्रॉम नाउ, 58 की उम्र में आपको रिटायरमेंट के पर्पस के लिए 4 करोड़ रुपए एक साथ इकट्ठे करने हैं। सो वेल अगर हम देखें कि आप ये 8,000 रुपए के जो SIP कर रहे हैं प्लस जो आप PPF में जमा कर रहे हैं, करीब 6,600 के आसपास पर मंथ वो हो रहा है, करेक्ट। तो अगर हम रिटर्न एक्सपोलेट करके फ्यूचर वैल्यू देखने की कोशिश करें अजम्पशन बेसिस पे, तो ये अमाउंट आगे जाते हुए 58 की उम्र में करीबन 2 से 2.25 करोड़ तक ही बनता है जी। और 4 करोड़ का जो आपका टारगेट है उसके लिए बहुत क्लियर है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट डबल करना होगा। एंड क्योंकि इतनी लंबी अवधि आपके सामने है, हम हमेशा रेकमेंड करेंगे कि आप जो एक्सपोजर अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इक्विटी में करें, SIP के जरिए करें, ताकि आगे जाते हुए वो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे सकते हैं। PPF आप बेशक कंटिन्यू करिए, कोई हर्ज नहीं है। सो ये जो एडिशनल अमाउंट आप बढ़ाना चाहते हैं, इसमें आप दूसरे फंड मैनेजर्स और दूसरी एक थर्ड कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहेंगे हम, वो आप एक मल्टी कैप फंड में डालिए। सो ये भी 8,000 रुपए अगर आप बढ़ाते हैं, 8,000 जो SIP चल रही है प्लस अगर एडिशनल 8,000 डालते हैं, उसे स्प्लिट करके 4-4 हजार की 2 मल्टी कैप जोड़ सकते हैं। एक है ICICI प्रूव मल्टी कैप और दूसरा कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप। इन्होंने लेकिन एक सवाल पूछा है बीच में कि फीडर फंड में इनकी दिलचस्पी है, तो पहले इनके साथ, इनको तो खैर पता है, सनी जी ने पढ़ लिया, लेकिन जो बाकी दर्शक हैं उनको बता दें हम कि फीडर फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। ये एक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली इंटरनेशनल फंड्स हैं। सो ये ऐसा है कि आप आज जो भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स, जो भी स्कीम्स में आप करते हैं, वो सारे पैसे शेयर्स खरीदे जाते हैं अगर, वो भी इंडियन लिस्टेड कंपनीज में होते हैं। जो कंपनीज इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं, उनके आप शेयर्स खरीद रहे हैं। अगर ऐसी कोई कंपनियां हैं जो US में लिस्टेड हैं, अगर आपको उनके शेयर्स खरीदने, उदाहरण के रूप में गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, एप्पल, जो ऐसी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली बहुत बड़ी कंपनियां हैं और उनके हम खुद कंज्यूमर्स हैं, सो आप बोलते हैं मुझे अगर इन कंपनियों के शेयर्स खरीदने तो कैसे खरीदूं, मुझे अगर US मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये तो बड़े नाम हो गए, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है, तो ऐसा एक्सपोजर आपको कैसे मिले? फीडर फंड के जरिए मिल सकता है। और दूसरा है कि जो LRS की प्रोसीजर्स हैं कि अगर आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू करते हैं तो उसके प्रोसेसेस बहुत ज्यादा हैं, आपको एक अलग अकाउंट खोलना है, वो बहुत मुश्किल होता है एक छोटे निवेशक के लिए। सो आप ये कैसे करें? सो आप फीडर फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पूरा इंडियन रुपीस में ही कर रहे हैं, जैसे आप रेगुलर म्यूचुअल फंड, जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में करते हैं, कोई उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ नहीं, टैक्सेशन में थोड़ा फर्क है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट किया जैसे आप रेगुलर फंड में कर रहे हैं, ये फंड जो फ्रैंकलिन की अगर बात कर रहे हैं, फ्रैंकलिन पैसे इकट्ठा करता है यहाँ पर और वो फीड करता है, दैट्स द वर्ड फीडर, वो जाके फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड में जो US में है वहां पे वो इन्वेस्ट कर देता है, तो इट्स अ फंड ऑफ फंड इन दैट सेंस।
ट्रांजैक्शंस। Alright. तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आपको कोई परमिशंस या प्रोसेसेस आपको फॉलो नहीं करने हैं, कुछ आपको परमिशन खुद से नहीं लेनी आरबीआई से। ओके। इसमें टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल है कि ये डेट स्कीम मानी जाती है। अच्छा। सो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डेट म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में टैक्स लगता है वही इसमें भी लगेगा आपको। तो आपने कहा कि या तो 2 मल्टी कैप ले लीजिए जो बढ़ानी है रकम 8,000 की, या फिर एक मल्टी कैप, या फिर और एक फीडर फंड जिन्होंने खुद ही रिसर्च किया हुआ है, फ्रैंकलिन फीडर फंड। और सनी जी, तो आपका निवेश सही डायरेक्शन में है, लेकिन वो जो टारगेट है आपका 4 करोड़ का, उसके लिए ना थोड़ी सी रकम निवेश की बढ़ानी होगी। एक बार में ना बढ़ा सके तो ग्रेजुअली बढ़ाइए। देखिए हर साल इंक्रीमेंट होता है, बोनस मिलता है, तो वो सारे पैसे को इस डायरेक्शन में जरा मोड़िए। सारे पैसे को खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐड करने के लिए 2 फंड के नाम आपकी स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, या फिर इनमें से कोई एक, और एक आपका फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। ये आपके निवेश में जुड़ेगा और आप अपने गोल की तरफ आराम से आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज सभी सवालों के डिटेल में और आसान शब्दों में जवाब देने के लिए। और म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप हमें सवाल भेजते रहिए। सवाल कैसे भी हो, छोटे बड़े, डरिए मत, हिचकिचाइए मत, बस सवाल भेज दीजिए और हम आपके सवाल का इंतजार करेंगे। सवाल कहाँ भेजना है, आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स है, आप वहां भेजिए। अपना नंबर जरूर लिखिए जो सवाल भेजते हैं, ताकि हम आपसे बात भी कर सके। और फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।